अस्सलाम वालेकुम। ये सुबह से चश्मा पहन के घूम रही हैं, कह रही है पता नहीं ट्रेंड है आजकल, आपने देखा नहीं है? मतलब रातों को भी चश्मे चल रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? अच्छा, मैंने कहा शायद मैंने रखा हुआ है। वैसे स्टूडियो से ज्यादा लाइटें तो कहीं नहीं होती होंगी यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आंखें नहीं चुंदी आती बिकॉज नहीं है ऐसा छोटा वो कुछ। दिन में तो कोई भी लगा सकता है, रात को ग्लासेस, सन ग्लासेस पहनेंगे हम रात को। This is the new in thing. Yes, this is the new in thing. So I brought them. लेकिन अब्दुल्ला को पसंद ही नहीं आई बात, he's like कि नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा करना, तो मैंने साइड पे रख ली हैं। वैसे अगर आपने मुझे तंग किया तो मैं पहन आपको पता है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बड़े फिट भी हैं और लोग उनकी पर्सनालिटी और उनके हैंडसम होने का जिक्र तो करते ही हैं, और वो जो भी करते हैं चाहे वो खान चप्पल हो या फिर उनका वो ज़बरदस्त किस्म का शलवार कमीज़ का स्टाइल हो, इंस्पायर तो होते हैं नौजवान। तो अब नौजवान जो हैं रात के टाइम काले चश्मे लगाते हुए क्या नजर आएंगे? अच्छा, वो लगाते हैं ये ले, here you go। तो अब्दुल्ला अब देखें, अब आप जरा क्यों? कल पता क्या, परसों तक सिर्फ अकेले खान साहब थे और परसों फिर हामिद मीर साहब ने भी ट्विटर पे सवाल उठा दिया और बहुत सारे लोगों ने सवाल कर लिया। तो एक एक्चुअली रिपोर्टर ने उनसे कंटेनर पे भी सवाल कर लिया, तो उन्होंने बताया कि मेरे पीछे जो है ना एक बहुत बड़ी लाइट है जिसकी वजह से मुझे मेरी आंखें चुंधिया जाती हैं। तो वी ऑलवेज न्यू कि आंखें चुंधिया जाती हैं इसलिए वो चश्मा लगाते हैं। तो कल फिर फैसल जावेद ने भी उनका साथ दिया। खान साहब ही नहीं है, मैं कैसी लग रही हूँ वैसे? सो इट्स यू, it's Khan साहब, नहीं, and it's फैसल जावेद। फैसल जावेद भी हैं, exactly। और आपको पता है वो तो हमारे शो पे आते भी रहते थे, अब वैसे काफी अरसा हो गया नहीं आए, लेकिन बड़ा एक ट्रेंड सेटर्स हैं हम। तो हाँ। खान साहब की उस फहरिस्त में एज अ ट्रेंड सेटर आप प्लीज अब से मेरा नाम भी लिया। Done. So it's you, it's Faisal Javed and it's Khan Saab. All the influential, important people of Pakistan are now wearing sunglasses in dark rooms. अब्दुल्ला मान गया तो मैंने साइड पे रख दी है। अगर तंग किया, अच्छा शुरू में सुबह से घूम रही हैं सनग्लासेस लगा के, मैंने कहा क्या हो गया यहाँ, तो इतनी को हमारे कमरे में कोई खिड़की भी नहीं है, इट्स अ क्लोज्ड सिचुएशन। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे पहले लगा अशोबे चश्म हुआ हुआ है, लेकिन ठीक है हो गई बात। ठीक है। अब जो है के लिए अच्छी खबर मैं ये दे रही हूँ, बताइए कि अब्दुल्ला मैंने आपके एक्सक्लूसिवली आपके $20 बचाए हैं महाना मुमकिन तौर पर। देखिए बात तो करने दें, और मुझे खुशी तो इस बात की हो रही है, मुझे बहुत खुशी इस बात की हो रही है कि ये $20 आपकी जेब से जाया करेंगे। शुक्र है वैसे कि इंस्टाग्राम तक की बात नहीं आई। इस पे मैं भी कह सकती हूँ लेट्स सी कि होता है कि नहीं होता। तो बात हम ये कर रहे हैं कि अगर तो आप ट्विटर पे हैं और आपका अगर ब्लू टिक नहीं है, और आपको इस बात की बड़ी तकलीफ होती थी कि अगर आपका ब्लू टिक नहीं है, जैसे कि भाई को होती थी कभी कभी होती थी, कभी बार होती थी, तो अब तो ये शुक्र करेगा कि नहीं है, क्योंकि अब जिनका ब्लू टिक है जिस तरह के मैं हूँ, उनको मंथली $20 एक फ़ी जो है वो चार्ज की जाएगी ताकि आप मेंटेन कर सकें अपनी एक्सक्लूसिविटी थ्रू दैट ब्लू टिक। अच्छा, लेकिन अब्दुल्ला मेरा इतने सालों से है तो कोई बात नहीं। अब इलॉन मस्क तो अब आए हैं ना, इतने सालों से तो आपका ब्लू टिक है। सो इलॉन मस्क जब आए हैं, वो इससे पहले भी कहते रहे हैं कि इट हैज़ अ फ्लॉड बिजनेस मॉडल एज इन ट्विटर। सो लेट्स सी, उन्होंने एक ये तरीका निकाला है पैसे निकालने का, पैसे बनाने का। विद फ्लॉड बिजनेस मॉडल ट्विटर क्या चीज़ बना हुआ है, तो फ्लॉ तो अच्छा ही चल रहा था। इसके लिए खबर आपको बता दें कि ट्विटर इस्तेमाल करने वाले हो जाए तैयार, क्योंकि तस्दीकी ब्लू टिक अकाउंट वाले सार्फिन जो हैं उन पर $20 महाना फीस आयद करने का फैसला किया है। और ये फैसला किया है दुनिया के सबसे अमीर शख्स, मतलब बहुत सी चीज़ें जो पीपल हु डोंट नो हु इलॉन मस्क इज, उनके लिए हमें बैकग्राउंड भी देनी है ना, वैसे हु वुड नॉट नो हिम, बट एनीवे बाय द वे ये दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं और ट्विटर के नए मालिक हैं इलॉन मस्क। और उन्होंने फीस का सिस्टम बनाने के लिए इंजीनियर्स को 7 नवंबर तक की डेडलाइन भी दे दी है, यानी वी ओनली हैव अ वीक लेफ्ट with our blue tick. So आप अपने क्रेडिट कार्ड्स तैयार रखें डेडलाइन तक। You know what? I'm not going to pay. पूरा प्रोजेक्ट ना होने पर इंजीनियर्स को बरतरफ करने का भी कह दिया गया है। तस्दीकी अमल के अलावा ट्विटर के दीगर फीचर्स भी इस पे गौर किया जा रहा है कि फ़ी में इंक्लूड किए जाएं। तमाम वेरीफाइड अकाउंट्स को 90 दिन की मोहलत दी जाएगी कि वो ट्विटर की ब्लू टिक सर्विस सब्सक्राइब करें। अच्छा, यानी मेरे लिए 3 महीने अभी हैं। उनका वेरीफाइड अकाउंट नहीं रहेगा। सो यू वुड हैव अ टाइम ऑफ 3 months, ऑलमोस्ट 90 days कि आप इस सर्विस में अपने आप को रजिस्टर करा लें। कल बाय द वे इंस्टाग्राम काफ़ी डाउन था और मेटा ने बताया कि हम तकलीफ से वाकिफ़ हैं लोगों की, और
मल्टीपल अकाउंट सस्पेंड किए गए, जिसकी वजह से कुछ लोग जिनके शायद को ख़रीदे गए बॉट अकाउंट्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, और उनके कुछ फॉलोअर्स की तादाद घटी भी, कम भी हुई। मैंने सुबह सुबह देखा मेरा एक भी फॉलोअर कम नहीं हुआ। मेरे इतने कोई ख़ास फॉलोअर्स हैं नहीं कि वो मज़ीद कम हो। प्लीज़ मुझे ना आप छोड़िएगा, क्योंकि आई डोंट रियली हैव अ ह्यूज फॉलोइंग। अच्छा, 7 अक्टूबर तक नहीं, 7 नवंबर तक की ट्विटर सार्फिन, ट्विटर इंजीनियर्स टीम को ये डेडलाइन है कि वो तमाम सिस्टम लागू कर दें। उधर मुझे रात गए पता लगा कि 10 नवंबर को पहुंचेगा अब इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च। तो ये हर कुछ दिन बाद कुछ दिन बढ़ते नहीं जा रहे इसमें। वैसे कल हामिद मीर साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा इसमें खान साहब बड़ी चालाकी से एक स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, क्योंकि जितनी फोर्सेस हम वक्त तैयार हैं इस्लामाबाद में इनका इस्तकबाल करने के लिए, शहर की सिचुएशन मैनेज करने के लिए, वो बड़ी लंबी लंबी जवान ड्यूटियां दे रहे हैं, 15-15, 16-16 घंटे की। और खान साहब उन्हें थकाना चाहते हैं, और खान साहब भी स्ट्रैटेजिकली ये कर रहे हैं कि अब 10 नवंबर को अपेरेंटली पहुंचेगा। थकाना चाहते हैं खान साहब, ये कौन सी जंग लड़ी जा रही है? मतलब ये क्या स्ट्रैटेजी है? आई एम सॉरी, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूरी एक, हमने मास्टर्स की जब मैंने डिग्री ली थी तो एक वॉरफेयर होता था, एक टॉपिक उसमें सब्जेक्ट होता था, ये वो वाली चीज़ें मुझे ज़्यादा आपको लगता है कि कंटेनर में कहीं चेस का वो टेबल बिछाया होगा, उसमें मोहरे जो हैं वो इधर उधर कर रहे होंगे, और वो जंग की प्लानिंग जिस तरह हम मिडीवल टाइम्स की सीरीज में देखते हैं। Exactly what it sounds like। अच्छा अब्दुल्ला, इसको ना हिलाएं। एनीवे जी, आपको बता दें हम कि पीटीआई का जी लॉन्ग मार्च जो है वो गुजरावाला पहुंच चुका है, और जैसे जैसे खान साहब इस्लामाबाद के नज़दीक होते जा रहे हैं, उनका लहजा जो है वो पहले से भी ज़्यादा जो है आपको डिफरेंट लगेगा, चेंज लगेगा, और थोड़ा सा मेरा ख्याल है तल्ख भी लगेगा। और लॉन्ग मार्च जो है वो शुरू हुए, खान साहब ने फरमाया था, अगर आप लोगों को याद हो, कि इंतहाई पुरअमन होगा। यू रिमेंबर ही सेड दैट। लेकिन उनके अपने साथी फैसल वाउडा ने दावा कर दिया था कि लॉन्ग मार्च जो है वो काफ़ी खूनी हो सकता है। इमरान खान साहब जो मार्च पुरअमन करने जा रहे हैं, ये हमारा जमहूरी हक है और राइट है, लेकिन मैं बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं कि मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। आपको पता ही है फैसल वाडा जगह जगह आजकल इंटरव्यू भी दे रहे हैं, कुछ इंकशाफात भी कर रहे हैं। पीटीआई ने फैसल वाडा के बयान को लॉन्ग मार्च के खिलाफ साजिश करार दिया। अब इमरान खान खुद भी खूनी मार्च की धमकियां दे रहे हैं। कल उन्होंने कह दिया कि या तो ये नरम इनकलाब होगा या फिर खून रेजी होगी। उधर खैबर पख्तूनख्वा के करता धरता उनके वज़रा, उनके अमायदीन ये सरेआम बरमला कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम तो लाइसेंस्ड असलहा लेकर आएंगे। तो वही वाली बात आपके वाली कि कौन सी जंग लगी हुई है या लगने जा रही है, खुदा न खास्ता। कल इमरान खान साहब ने सुबह उठते ही पहला ट्वीट ये किया था कि वो 6 माह से इनकलाब का मुशाहिदा कर रहे हैं। अब सोचना ये है कि बैलेट बॉक्स के ज़रिए आएगा या खून रेजी के ज़रिए आएगा। एक तरफ इमरान खान साहब की ये धमकियाँ हैं, दूसरी तरफ तरले मिनते भी हैं। ये सुनिए। मैं बड़े अदब से आपको पैगाम दे रहा हूँ कि अल्लाह का वास्ता है, कौम की आवाज सुन लो कौम किधर खड़ी है। इन सबको मैसेज देना चाहता हूँ जिनके पास एक पावर है, आप इन चोरों के साथ ना खड़े हो। जो भी इनके साथ मिलेगा वो इन्हीं के साथ रंगा जाएगा। जब मुशर्रफ ने चोर खानदानों को जब हटाया करप्शन पे, तो सारी कौम आपके साथ खड़ी हुई, एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और आप फिर उन सारों को ड्राई क्लीन करके हमारे ऊपर फिर मुसल्लत कर दिया। So initially I could not believe my eyes and ears कि इमरान खान साहब अल्लाह का वास्ता दे दे के अब ये कह रहे हैं कि इनका साथ ना दें या कोई गैर आईनी इक़दाम करें, और शाम को वो कहते हैं कि चौकीदार को तनख्वाह इसलिए थोड़ी देते हैं कि वो ये सब कुछ करे। तो इन व्हाट स्टेट ऑफ माइंड ही एक्चुअली इज, समझ नहीं आता। Why don't you get the state of mind? There is a day time state of mind and there is a night time state of mind। ना मतलब मैंने रखी हुई है, आपको याद दिलाने के लिए आप मान ही नहीं रहे। खैर छोड़ दे खान साहब को। मैं आगे आपको और बताती हूँ कि खान साहब तो एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सूबाई वजीर हैं कामरान बंगेश, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि वो हथियार लेकर आएंगे।
ये अभी आपने सुन लिया। रियासत के खिलाफ एक सूबाई वजीर का यह बयान इंतहाई तशवीशनाक है। इससे पहले अली अमीन गंडापुर की ऑडियो भी सामने आई थी जिसमें बंदूकें और बंदे जमा करने की बातें कर रहे थे और किसी न किसी गड़बड़ की तरफ खदशा जाहिर किया जा रहा था। कल तौहीन अदालत केस में इमरान खान ने जवाब जमा करा दिया। यानी इमरान खान को मालूम नहीं था कि 25 मई के लॉन्ग मार्च पर उनके वकला ने अदालत को क्या यकीन दहानी कराई थी। ये ऐसा जवाब है जिस पर हंसी भी आती है। दूसरी तरफ रिपोर्टर हैं सदफ नईम। उनके अफसोसनाक वाक़े को देखते हुए पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दे। कल कामुकी के करीब पुलिस ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया, उनके कैमरे तोड़े, इंतहाई काबिल मज़म्मत है। ऑल्दो इस पर फिर वज़ीर आला पंजाब ने बाद में ट्वीट वगैरह भी किया। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की सिंध की क़यादत भी कराची से लॉन्ग मार्च लेकर निकल पड़ी है और शुरका की तादाद देखिए और 2018 में कराची से इन्होंने जितनी सीटें जीती थी वो देखिए। खैर इस बात पे बहस की जा सकती है। कराची में शायद इनका वोटर सपोर्टर वैसा नहीं है जो इनके साथ उठ के लॉन्ग मार्च में पहुंच जाएगा, लेकिन जब वोट की बारी आएगी तो खान साहब को अभी भी ठीक ठाक वोट, शायद सबसे ज़्यादा वोट ही कराची में पड़ेगा शायद। लेकिन कराची से जो लॉन्ग मार्च निकला उस पर कराची की जो इनकी मकामी क़यादत है उसको ज़रा ज़रूर तशवीश होनी चाहिए। खैर हम मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे। हम एक्चुअली दुआ ही कर सकते हैं कि सब कुछ जितनी हमने आपको अपडेट्स दी हैं बस खैर खैरियत से जो भी होना है और वाउडा साहब जिस तरह एक प्रेडिक्शन दे रहे हैं बस सब ठीक हो जाए। बिकॉज ये आपको वाउडा साहब तो प्रेडिक्शन दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग कह रहे हैं हम असलहा और बंदे जमा कर रहे हैं और दूसरा बंदा कहता है कि हम तो लाइसेंस असलहा लेकर आएंगे और उनके लीडर कह देते हैं कि खूनरेजी होगी। तो इसमें हम हम सिल्वर लाइनिंग कहाँ तलाश करें? बिल्कुल क्या समझा जाए। अच्छा जी, सईद गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और गनी साहब बहुत सी आपसे बातें करनी है। सबसे पहले तो ये बताएं कि खान साहब का अपना मार्च तो पंजाब में चल रहा है लेकिन सिंध से भी एक मार्च जो है वो निकल पड़ा है और ऑब्वियसली उनको ज्वाइन करेगा वहाँ जाके। तो जब खूनरेजी की बातें हो रही हैं तो जाहिर है कि सूबाई हुकूमतों पर ही लाजिम है कि अपनी जिम्मेदारी वाले इलाकों में अमन ज़रूर कायम रखें। तो सिंध हुकूमत को इस मुतालिक कुछ तशवीश है कि वो मतलब उनकी नज़र है कि क्या हो रहा है क्या नहीं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पुरअमन और आइनी दायरे के अंदर रहकर किसी भी सियासी सरगर्मी की हिमायत करती है और लॉन्ग मार्च करना हो, जलसा जुलूस करना हो, एहतजाज करना हो, ये पीटीआई का भी हक है। लेकिन अगर उसमें कानून को हाथ में लेंगे तो फिर कार्रवाई करने की ज़रूरत पेश आती है। लेकिन फ़िलहाल सूबा सिंध से ना तो ये कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं, बहुत ही कम नंबर्स थे गाड़ियों के या लोगों के जो यहाँ से रवाना हुए हैं और उम्मीद भी यही है कि पूरे सिंध से भी ये मिला जुला के शायद कुछ सोलो ही जा सकेंगे। और अगर ये पीसफुल तरीके से आगे मूव करते हैं तो हम इनको बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर इन्होंने कानून हाथ में लिया तो जाहिर फिर जो पुलिस है या दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है अपना काम करेंगे। येट टू बी सीन, क्योंकि अभी तो ये और लंबा हो गया है। तो अभी इन्होंने 8-10 दिन में अगर पहुंचना है तो काफ़ी दिन सिंध में ही शायद हल्का हल्का वो भी 20 किलोमीटर ही रोजाना की बुनियाद पर मौजूद ही रहेंगे। और खासतौर पे सवाल ये भी बनता है कि इतनी नफरी और वसाइल मौजूद हैं कि इन्हें मुनासिब सिक्योरिटी जो है वो मुहैया की जा सके। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर आप सुबह सिंध के तक बात कर रही हैं तो मुझे तो बिल्कुल भी यकीन है कि सुबह सिंध की हद तक इनके पास इतने लोग नहीं होंगे और अगर ये घूमना चाहते हैं पूरे सिंध में पीसफुली घूमें, एहतजाज करें, तकरीरें करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने कानून हाथ में लिया तो फिर शायद मसला होगा। बाकी इतना तो इंतजाम खैर हम कर लेंगे, चूँकि कोई बहुत बड़ा क्राउड नहीं है जिसको मैनेज करने के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करने पड़े। तादाद इनकी बहुत महदूद है और तवक्को भी है कि शायद महदूद ही रहेगी, इसलिए कि अगर इस्लामाबाद आने का जो ऐलान इमरान खान ने खुद किया है तो जो अब तक का उनका क्राउड नज़र आया है मुख्तलिफ मकामात पर पंजाब में वो कोई इतना नहीं था जितना वो ऐलान कर रहे थे कि मैं पता नहीं 30 लाख लाऊंगा, 20 लाख लाऊंगा, 50 लाख लाऊंगा और पता नहीं सैलाब एक आ रहा है। वो सूरत हाल नहीं है। 6-7-8 हज़ार मैक्सिमम उनका जो क्राउड रहा है कहीं ना कहीं रहा है। तो अगर इमरान खान की अपनी मौजूदगी में उनका ये आलम है तो यहाँ जो इनके लोग हैं उनमें तो इतनी ताकत नहीं है कि वो 2-4 हज़ार लोग भी इकट्ठे कर सके। तो उससे हम इंशाल्लाह ताला मैनेज कर लेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं। अच्छा गनी साहब, ये भी फाइनली बता दीजिएगा कि आपने सुना ही होगा इमरान खान साहब एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट से कहते हैं कि अल्लाह का वास्ता, दूसरी तरफ कहते हैं हम चौकीदार को तनख्वाह क्या इसलिए देते हैं। फिर उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि हमें तो नहीं पता था, ये तो इस्टेब्लिशमेंट ने बताया कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब चोर हैं, उन्होंने ही केसेस बनवाए, उन्हीं की JITs ने इन्हें साबित किया। तो आप लोग क्यों बिला वजह उनके पीछे पड़े हुए? उन बेचारों को तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन वैसे अजीब सी बात है, अगर इमरान खान की ही इस मंतक को मैं मान लूँ
कि ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर हर बात पर यकीन कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि जरदारी चोर है, उन्होंने मान लिया। उन्होंने कहा जरदारी नवाज शरीफ चोर है, उन्होंने मान लिया। उन्होंने कहा कि पीरनी चोर है तो उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि बोजार नालायक है तो उसने नहीं माना। उन्होंने बताया कि जी पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंगों के पैसे गोगी जो है वो ले रही है, उन्होंने नहीं माना। तो इमरान खान को अपनी मकसद की सारी बातें कोई भी कह रहा हो तो यकीन आ जाता है, लेकिन अगर कोई और बातें कही जाएं जो उनके अपने खिलाफ जाती हैं तो शायद उनको यकीन नहीं आता। तो इमरान खान ये बिला जवाब जो बातें कर रहा है, मैं समझता हूँ कि ये एक जो सटपटाया हुआ आदमी होता है, जो बौखलाया हुआ आदमी होता है, उसकी कैफियत है। मैं काफ़ी अरसे से ये कह रहा हूँ कि इमरान खान ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुका है और इमरान खान में इतनी सख्त नहीं है कि वो कोई फैसला कर सके। अब इमरान खान ने जो ये इकदाम भी किया है कि जी मैं लॉन्ग मार्च करूँगा और जाके पता नहीं इलेक्शन करवाने की बात करना चाहता है, कहता कुछ है चाहता कुछ है। मुझे समझ नहीं आती कि जब इसके हाथ में इख्तियार था कि वो इलेक्शन करवा सकता था, जब पूरी पीडीएम कह रही थी। अच्छा, मेरा ख्याल है गनी साहब से हमारा राब्ता जो है थोड़ा सा आवाज़ ज़रा हमारी चली गई, खत्म हो गई है। बट इन द मीन टाइम बहुत शुक्रिया साहब, हमने 7 और लोगों को भी ज्वाइन किया है बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो कि डेफिनेटली उनके जवाब हमें चाहिए। ख़ास तौर पे सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे क्योंकि उनके अपने लोग जो हैं पीटीआई के बहुत से लोग जो हैं, अब तो खान साहब खुद भी कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। अच्छा, और इस्लामाबाद और पिंडी में रहने वाले वो जिस तकलीफ और कर्ब में मुब्तला है ना, गुजरते रहते हैं, जो गुजरते रहते हैं। एंड इस दफ़ा तो आपको पता ही है कि रेड जोन की हदूद भी इसमें तोसी कर दी गई है। सो 4 किलोमीटर का रेडियस आई गेस कर दिया गया है, या तो मजीद या टोटल। सो रेड जोन की हदूद में इजाफा किया गया है या उसमें तोसी की गई है या एक्सटेंशन की गई है। ऑलरेडी लोग सोच रहे थे अच्छा जी ये आ जाएंगे जुमे तक ये मामला ख़त्म हो जाएगा, अब उसमें अपेरेंटली 10 दिन या 3-4 दिन और बढ़ गए। अब 10 नवंबर को कह रहे हैं कि भाई हम पहुंचेंगे। टॉकिंग अबाउट इस्लामाबाद, तो ये इस्लामाबाद के कुछ शॉट्स जो हैं, ताज़ा शॉट्स वैसे नहीं है, बट दिस इज द सिनेरियो। अच्छा, कल मुझे पता लगा अपेरेंटली कि शायद लॉन्ग मार्च तो गुजरावाला में, लेकिन इमरान खान दोबारा ज़मान पार्क आए थे क्या नहीं आए थे? वो आपको पता है ना, वो शाम को फिर खत्म करके आगे पीछे वो ज़मान पार्क आ जाते हैं लाहौर और उसके बाद वापस चले जाते हैं अगले दिन। मुजीबुर रहमान शामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। शामी साहब, हम यही सवाल कर भी रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमें सही तरह कोई समझाए कि ये बात हुकूमत कर रही थी, कुछ मुबस्सिर समझ रहे थे, लेकिन अब तो खान साहब खुद जो हैं वो खूरेजी वाली तबाकुन इनकलाब की बातें भी करने लगे हैं। तो ऐसा अल्लाह ना करे, वैसे अगर ऐसा होता है तो क्या तहरीक इंसाफ को इसका इदराक है कि ये मतलब ये आपको पता है ये मिनटों में चीज़ें बदलती हैं और ऐसी चीज़ें हो भी जाती हैं, ख़ास तौर पे जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और बोल रहे हो इसके बारे में। लगता है खान साहब जो है वो कंफ्यूजन का शिकार हैं, जो उनके अहदाफ थे वो हासिल नहीं कर पा रहे, तो इसलिए वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। अब अगरचे शाम को उन्होंने को इमाम ख़मीनी के इनकलाब की बात करके उसी की तौजी करने की कोशिश की है, लेकिन जो उन्होंने ट्वीट किया था वो इतना वाज़े है, साफ है कि उसकी कोई दूसरी तौजी हो नहीं सकती। तो ये तो इससे मालूम होता है कि फ्रस्ट्रेशन है और वो कुछ हासिल नहीं कर पा रहे जो हासिल करना चाहते थे, और लॉन्ग मार्च से जो उनकी तवक्कुआत थी वो पूरी होती नज़र नहीं आ रही। इस तरह उन्होंने ये गुफ्तगू की है। यानी कोई लीडर जो है बाकायमी होशो हवास इस तरह की गुफ्तगू नहीं कर सकता एक ऐसे मुल्क में जो दस्तूर के ताबे चल रहा हो, एक इसके अंदर एक डेमोक्रेसी कायम हो, हुकूमत जो है वोट के ज़रिए बदलती हो। वहाँ ये कहना कि खूनी इनकलाब आएगा तो गोया सारे अदारे टूट जाएंगे, अबतरी होगी, ज़ेरो ज़बर हो जाएगा। तो पर जब ज़ेरो ज़बर होगा तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन कहाँ होगा, कौन ज़ेर होगा और कौन ज़बर होगा। तो खान साहब के हाथ भी फिर कुछ नहीं आएगा और ये भी मालूम नहीं है वो हाथ कहाँ होंगे और किस तरीके से उनके साथ मामला हो रहा होगा या वो लोगों के साथ मामला कर रहे होंगे। और फिर ये भी हो जाता है ना कि बातें ऐसी स्टार्ट हो जाती हैं, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो कि कहाँ से शुरू हुआ, इनिशिएट किसने किया,
किसके पास असला था, मतलब फिर इस किस्म की कंफ्यूजन में बात चली। मेरा ख्याल है कि वो तो अब इसमें झिझक अब तो नहीं रहे हैं और चाहिए, बता रहे हैं कि हम तो असलहा लेकर आ रहे हैं और अमीन गंडापुर बंदे भी इकट्ठे कर रहे हैं इस्लामाबाद के अतराफ में विद असलहा। खैर, अब शामी साहब, राना सनाउल्लाह फैसल वाडा के बाद इमरान खान साहब भी खुद ही हम बात ही कर रहे हैं, खुरेजी का खदशा तो जाहिर कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में अभी तो काफ़ी दिन इसने पंजाब में ही ट्रैवल करना है। कहते हैं, खुद ही कहते हैं ना कि 16 किलोमीटर के वज़ीर आज़म हैं। आपको लगता है कि पंजाब हुकूमत पर्टिकुलरली, क्या परवेज़ इलाही साहब इस मामले पर नज़र रखेंगे? उनकी नीयत है कि वो हालात कंट्रोल में रखें, या फिर जिस तरह तहरीक इंसाफ के गैर मशरूत ताबे हैं और पर्टिकुलरली उनके साहबजादे के हाथों मजबूर के हैं या ज़्यादा मामलात वही हैंडल कर रहे हैं, ये ताबेदारी इसी तरह चलती रहेगी? देखिए, परवेज इलाही तो काफी मोहतात नजर आ रहे हैं। उन्होंने लॉन्ग मार्च में खुद शिरकत नहीं की और उनका कहना है कि खान साहब ने मुझे कहा है कि मैं अपने सेक्रेटेरिएट में बैठकर इसको मॉनिटर करूं। और पंजाब के अंदर अभी तक तो कोई ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई जिसको आप कहें कि कोई खतरे की घंटी बज गई हो। तो यहाँ तो मामला मामूल के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन जब वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो उस वक्त मार्का तो वहां बर्पा होगा और इमरान खान साहब जो कुछ भी करना चाहते हैं वो वही करेंगे और वही उनको अपने पत्ते जो हैं वो शो करेंगे। अच्छा शामी साहब, बॉटम लाइन ये है कि टकराव, तसादुम, खुरेजी रोकने का आजमूदा जो पता है कि तरीका एक ही हो सकता है, वो है मुज़ाकरात। मतलब गिव एंड टेक की कोई सिचुएशन ही बननी पड़ेगी, क्योंकि खान साहब को नई तकर्री का इख्तियार और फौरी इलेक्शन ये सब कुछ तो मिलने वाला नहीं है। तो फिर उन्हें क्या ऑफर किया जा सकता है कि वो फिलहाल सब्र करने पर आमादा हो जाए? देखिए, इलेक्शन की तारीख कुछ आगे पीछे हो सकती है। असल बुनियादी बात यह है कि आप खुले दिल के साथ बैठें, बातचीत करें और तस्लीम करें, ऑपोजिशन को तस्लीम करें। इमरान खान साहब एक हकीकत हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वो एक बड़ी जमात के सरबराह है, लेकिन दूसरी जमातें भी एक हकीकत है, उनकी भी एक ताकत है, उनका भी वोट बैंक है। तो अब पार्लिमानी जमहूरियत में ऐसा नहीं होता कि कोई एक जमात जो है दूसरी तमाम जमातों का गला घोंट दे या उनको स्पेस ना दे या उनको काम ना करने दे। आज जो मौजूदा हुकूमत है वो भी उसी असेंबली में मुंतखब होके आई थी जिसमें कि इमरान खान साहब मुंतखब होके आए थे। जब कोलिशन उन्होंने बनाई है तो उन्होंने मेजॉरिटी हासिल कर ली, हुकूमत बना ली। अब एक दूसरी कोलिशन बन गई है तो क़यामत बर्पा नहीं हो गई, लेकिन वो इस बात को तस्लीम नहीं कर पा रहे। दस्तूर का दायरा जो है वो उसके अंदर ऑपरेट नहीं कर पा रहे। ये उनकी उलझन है, इस उलझन से उनको निकलना होगा। बिल्कुल, उलझन में तो हम सभी हैं शामी साहब। बहुत शुक्रिया आपका। भाई, इमरान खान साहब सुबह शाम लॉन्ग मार्च में अपनी तकरीरों को इस्टेब्लिशमेंट, चौकीदारों को, फ़ौज को ये कह रहे हैं कि आए मुदाखलत करें, आए मुदाखलत करें। अल्टीमेटली उनकी ये जंग सिविल सुप्रीमेसी के लिए है। वो कहते हैं भेड़ बकरियां नहीं हैं। वो कल रात को कह बैठे कि मार्शल लॉ लगा दें, मगर बड़ा दुख हुआ लिटरली एक जमहूरियत पसंद शहरी होने के नाते और सहाफ़ी होने के नाते कि एक इस स्टैचर का लीडर जिसकी करोड़ों की फॉलोइंग है, वो कह रहे हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा दें। भाई, आपको फ़र्क पड़ना चाहिए, आपको ही तो फ़र्क पड़ना चाहिए कि इस मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगना चाहिए, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सो आई वंडर वो किस स्टेट ऑफ माइंड में बातें कर रहे हैं। भाई, सियासतदान हैं, आपस में बैठे दूसरे सियासतदानों के वजूद को तस्लीम करें, पार्लियामान में बैठें, पार्लियामान में नहीं बैठना, पार्लियामान के बाहर सियासतदान आपस में बैठ के इलेक्शन 2-4 महीने पहले भी हो सकते हैं, 2-4 महीने बीच का रास्ता भी इख्तियार किया जा सकता है, बट टॉक टू ईच अदर। ये कोई सलूशन नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट या फौज को कहे चले जाएं कि तुम करो, तुम। भाई, इसी के लिए तो आप सड़कों पे निकलें कि आवाम की ताकत होनी चाहिए, आवाम की आवाज़ होनी चाहिए, फैसले आवाम को करने चाहिए। यही आपका नैरेटिव नहीं है और फिर आपको इसी के अगेंस्ट है कि जमहूरी निज़ाम को जमहूरी तरीके से चलना चाहिए। दिस इज़ व्हाट यू आर सेइंग, डोंट वेट फॉर इट। इधर आपने इतनी बड़ी स्पीच कर दी, कोई वो नहीं सुन रहे। भाई, एक अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल कप मुसलसल दूसरी मरतबा जीत लिया है, सेकंड टाइम इन ए रो। और पाकिस्तान की मेज़बानी में खेला गया ऑनलाइन वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल कप 16 साला पाकिस्तान के अली सुलेमान ने जीता है और फाइनल में टॉप 10 खिलाड़ियों ने
14 गेम्स खेले। अच्छा आपको थोड़ा सा बता दें, 14 गेम्स थी शुरू में, अली सलमान ने 10 जीती और 850 के स्प्रेड स्कोर के साथ टाइटल अपने नाम किया। सेकंड नंबर पे आया इंडिया और इंडिया के मधु गोपाल कामत ने 9 गेम्स जीती और 800 स्प्रेड के साथ दूसरे नंबर पे, और तीसरा भी पाकिस्तान को मिला। तो पाकिस्तान ही के हशाम हादी खान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। पॉइंट्स के एतबार से पाकिस्तानी टीम पहले नंबर पर रही और टूर्नामेंट में 16 ममालिक के 86 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। 16 ममालिक के 86। आपने वैसे उर्दू गिनती पे भी उबूर हासिल कर लिया, मैं देख रहा हूँ। वेरी नाइस, बहुत ममनून हूँ मैं आपकी इस तारीफ। मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने चौथी बार वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया है। अब्दुल्ला, व्हाई डोंट दे एवर कॉल मी, क्योंकि मैं यूथ में नहीं आती। हाँ चैंप, क्योंकि स्क्रैबल तो आप अच्छा 2 लेटर वर्ड पे आपने उबूर हासिल कर लिया। हाँ मैंने वो सीख लिया है ना सारे, दे डोंट इवन मेक सेंस बट अलाउड। यस वो अलाउड है। खैर, ये तो थी अच्छी खबर और आज के मैचेस का भी हम तस्करा करेंगे। लेकिन अगर नॉन यूथ का कोई चैंपियनशिप हो तो प्लीज़ हमें भी इनवाइट कीजिएगा। हाँ, लेकिन सैलाब की सूरत हाल का हम रोज़ाना इसलिए तस्करा करते हैं क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि हमारे प्रोग्राम के अलावा आपको कहीं सैलाब की ज़्यादा बात होती हुई नज़र आ रही होगी। लेकिन आई टेक प्राइड, वी टेक प्राइड इन दिस थिंग कि हम रोज़ाना एक हकीकत जो हमारे सामने है, जैसे आई वंडर क्यों हमारे सियासी लीडरान इतनी जल्दी भूलने पर तुले हुए हैं, क्योंकि किसी की प्रायोरिटी नहीं नज़र आता ना सैलाब। हम कोशिश करते हैं कि हम हक़ाइक़ अभी तक लोगों तक, आवाम तक पहुँचाते रहें, बिकॉज़ पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी तबाही मचाने वाला ये सैलाब था और हमें सालों लगेंगे ताहाल भी इससे रिकवर करने। बदतरीन सैलाब ने मुल्की मईशत और ज़राअत को बिलाशुबा, आपको पता ही है कि नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है और इस बारे में वज़ारत ख़जाना की एक माहाना इक़्तिसादी रिपोर्ट में तशवीशनाक आदाद शुमार जो हैं सामने आए हैं और सैलाब ज़दा इलाकों में गन्ने की पैदावार 8%, चावल की पैदावार 40.6% और कपास की पैदावार 24.6% कम हुई है। मतलब ये अलार्मिंग ये स्टैट्स हैं अगर आप इन पे गौर करें। और गंदम की पैदावारी हदफ जो है वो 28.37 मिलियन टन मुकर्रर किया गया है। जनूबी पंजाब और सिंध की 40% फसलें सैलाब से तबाह हो चुकी हैं। किसानों के लिए दोबारा अपने पाँव पर खड़ा होना सर्टनली आसान नहीं है। हुकूमत ने इसके लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया, देखिए। 40 लाख एकड़ पर खड़ी फसल तबाह हो गई और इस वक्त मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की मईशत को अगर कोई चीज अब जला बख्श सकती है या उसको आगे बढ़ा सकती है तो वो हमारी ज़रई मईशत है। जो किसानों को जो कर्जे मिलते हैं वो रवां साल में 1800 अरब रुपए के कर्जाजात किसानों को दिए जाएंगे और ये रकम जो है वो पिछले साल के मुकाबले में 400 अरब रुपए ज्यादा है। अच्छा, सबसे अलार्मिंग परेशान कुन बात यह है कि ज़राअत को पहुंचने वाले नुकसानात जो हैं वो आर्जी नहीं हैं, टेम्प्रेरी नहीं हैं। इसके असरात आने वाले दिनों में मज़ीद महंगाई की सूरत में भी आपको फील हो सकते हैं। अच्छा, तो हम ज़रा मुख्तलिफ अज़ला का आपको पता ही है दौरा कराते हैं अपने कैमरे की आंख के ज़रिए और बताते हैं आपको कि वहाँ क्या हालात हैं, लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फसलों को नुकसान तो पहुँचा ही है, इस पर हम तफसील से मज़ीद भी बात करेंगे। सलीम बुज़दार अभी डीजी खान की सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे हैं। डेरा गाजी खान भी सैलाब से मुतासर इलाकों में शामिल है और सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुआ है वो तहसील तौसा। हालिया सैलाब से जहाँ पे जानी माली नुकसान हुआ है वहाँ पर ज़राअत भी बुरी तरह मुतासर हुई है। अक्सर लोगों के ज़रिए मुआश ज़राअत है, खेती बाड़ी पर इन्हिसार करते हैं यहाँ के लोग, तो वो सैलाब से मुतासर इस तरह से हुआ है। 2 इलाके हैं, एक तो बारानी इलाका है, एक जो है वो नहरी इलाका कहलाता है। जो नहरी इलाके हैं वो नहरी निज़ाम इस सैलाब से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। जो चश्मा राइट बैंक कनाल से जो छोटी छोटी वाटर कोर्स निकले थे, जो छोटे छोटे कैनाल निकले थे, मुख्तलिफ एग्रीकल्चर जो ज़मीनें थी, ज़री अराजी थी, उसको सैराब करने के लिए वो सैलाब से मुतासर हो गए, टूट फूट का शिकार हो गई हैं। उनको मुरम्मत नहीं किया गया है। पहले दर्जे में मुतासरीन का कहना है कि पहले फ़ुर्सत में उनको मुरम्मत करके उनको ताकि वाटर कोर्स मुरम्मत हों, उसके बाद उनके तक पानी पहुँचे जिससे वो अपना खेती बाड़ी कर सकें। अगरचे सैलाब के वक्त मुतासरीन की इमदाद की गई थी, रिलीफ के वर्क किया गया था इंतज़ामिया की तरफ से भी, ज़्यादातर मुखैर हजरात और NGOs की तरफ से लोगों की इमदाद की गई थी, लोगों को खाना पीना दिया गया था, लोगों को टेंट्स दिए गए थे। मगर अब काफ़ी वक्त गुजर गया, अब लोग अपनी ज़िंदगी को खुद गुजारना चाहते हैं। अगेन जिस तरह के हम कहते हैं कि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। और साथ ही आपको बता दें
कि गंदम की फसल जो है वो माजी के मुकाबले में 50% रहने का खदशा है, जबकि छोटे काश्तकारों को मसाइल से निमटने के लिए माली मावनत दरकार होगी। बहुत सी चीज़ें हैं दैट विल नीड टू बी डन कि दोबारा से बहाल किया जा सके, और एज वी सेड कि इसका एंड रिजल्ट जो है वो हम सारों पे असर करेगा, जो कि महंगाई की सूरत में सामने सूबे आएगा। सिंध की पर्टिकुलर की अगर बात करें तो सूबे में तबाह होने वाली ज़राई अराज़ी पर फसलों का तखमीना जो है वो 4 खरब रुपए लगाया गया है। जो लाइफ स्टॉक के खड़े करने की जगहें बनी हुई थी, जहाँ पे घास लगाने की जगह थी, कोई स्टोर हुआ था, वो सारी चीज़ें तबाह हो चुकी हैं। अगर सरकार 15 से 16 अरब रुपए खर्च करे तो 80 से 90 अरब रुपए ज़रूरी कर्जे की सूरत में मोबिलाइज कर सकती है। वो फ्री नहीं होंगे, वो सिर्फ इंटरेस्ट फ्री होंगे। इस वक्त रबी के लिए बहुत ज़्यादा बात हो रही है गंदम की, तो वो हमारे पास इस वक्त उसके प्रोडक्शन का टाइम है वो बड़ा कम है, और मेरे नहीं ख्याल में कि हम कोई 50 से 60% से इलाके से ज़्यादा में कोई उसको प्रोड्यूस कर सकेंगे। ये कोशिश ज़रूर की है फेडरल गवर्नमेंट के तावन से कि सीड इन जो अभी क्रॉप होगी वीट, उसमें हम सीड मुफ्त में देंगे। 1 एकड़ पे 50 किलो सीड देंगे। हिंद ने और मरकज़ ने NDMA को दिए हैं। अब वो परचेज वो करेगी और वही आकर के DCs के थ्रू, कमिश्नर्स के थ्रू तकसीम हारियों में करेगी। देखिए, इस चीज़ से आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि अगर हम सब्जियां यहाँ बैठे हुए कराची या किसी और शहर में भी आप लोग हैं और सब कुछ महंगा है, तो वो क्यों महंगा है। मतलब अगर आपको टमाटर महंगे मिल रहे हैं, फॉर दैट मैटर फ्रूट्स जो हैं, फल आपको महंगे मिल रहे हैं, तो ये सारी रीजनिंग आपने देख ली है। फसलों का हाल देखें ज़रा क्या हुआ है। और इससे हम तो चले महंगाई की सूरत में इसको भुगतेंगे, लेकिन वो किसान जिनका ज़िंदगी का गुजर बसर इन्हीं फसलों पे होता था, सर्टनली उन्हें मदद की भी ज़रूरत है, हुकूमती इमदाद और सपोर्ट की भी ज़रूरत है। ना हुकूमत अकेले कुछ कर सकती है, ना सिर्फ फिलैंथ्रपी के ज़रिए इन लोगों की ज़िंदगी बेहतर की जा सकती है। तो सबको मिलकर कंट्रीब्यूट करके करना होगा। लेकिन कितने लोग सोच रहे हैं इस बारे में, कितने लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, कितने रहनुमाओं और लीडरान की प्रायोरिटी है ये, इस पे आप खुद ही गौर कीजिएगा। एक वज़ीर आज़म बहुत ही अहम दौरे पर जा रहे हैं। लेट्स सी कि उसके कुछ फ्रूटफुल नताइज सामने आएँ और कुछ रिलीफ मिले हमारी इकॉनमी को भी। हकीकत यही है कि मुल्क बहुत ही मुश्किल माशी हालात से गुजर रहा है और बदतरीन सैलाब ने माशी मुश्किलात में इजाफा किया है। वज़ीर आज़म आज इंतहाई अहम दौरा चीन के लिए जा रहे हैं। चीन वो दोस्त मुल्क है जिसने हर मुश्किल वक्त में हमारी मदद की है, और जो चाइनीज़ लोन वाला मामला है वो भी हम कोशिश करेंगे कुछ रिलीफ वहाँ से वज़ीर आज़म लेके आएँ। बड़ी अच्छी सी स्टेटमेंट भी दी है चाइना ने वज़ीर आज़म के विज़िट से पहले। इस बार पाकिस्तान गैर मामूली इमदाद का मुंतज़िर है। वज़ीर आज़म का दौरा चीन कामयाब रहा तो यकीनन मईशत पर इसके बड़े मुस्बत असरात होंगे और फ़ायदा इसका आवाम को ही पहुँचेगा। सो लेट्स सी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी उनके साथ होंगे और दीगर जो उनके रहनुमा हैं, पर्टिकुलरली इकनॉमिक टीम के लोग, वो भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। और वज़ीर आज़म ने सुबह सुबह ट्वीट भी किया इस सिलसिले में, सो यू कैन रीड दैट एज़ वेल। अगर ये हो जाए तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा हो। लेकिन आई वाज जस्ट थिंकिंग कि चाइना कब हमें मदद करेगा। मतलब ये अच्छी दोस्ती की ऑब्वियसली अलामत भी होती है। ऐसे दोस्तों से आप अल्टीमेटली जान छुड़ा लेते हैं वैसे। डोंट से दैट, अभी तो हम जा रहे हैं। नहीं मतलब हम अगर इंसानी फितरत की बात करें तो हम आपस में बिल्कुल। लेकिन साथ ही एक और भी आपको बताएं कि इत्तेहादी हुकूमत शुरू दिन से बाय द वे आपको याद होगा कि ये बावर कराने की कोशिश कर रही है कि इमरान हुकूमत ने मुल्की मईशत का जनाजा निकाल दिया और अब वो इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस मकसद के लिए मौजूदा हुकूमत ने एक वज़ीर ख़जाना भी तब्दील कर दिया। यू नो दैट इसहाक डार ने ख़जाने का महाज जो है संभालते ही अवामी एतमाद हासिल करने के लिए पहले पेट्रोल की कीमत में कमी की और फिर डॉलर भी नीचे आना शुरू हो गया। इसहाक डार का दावा है कि डॉलर की असल कीमत जो है वो 200 से नीचे है और वो इसे नीचे लाकर दिखाएंगे। वैसे इसहाक डार सब मुल्क से बाहर जाते हैं ना तो डॉलर बढ़ना शुरू हो जाए। बाय द वे कल जो ऐलान किया गया उसमें डॉलर की कीमतों को इस महीने एटलीस्ट 15 दिन के लिए एटलीस्ट अभी तो बरकरार रखा गया है, ना कमी की गई है ना बढ़ाई गई है। और बाय द वे कल ही ये भी ऐलान किया गया कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं किया जाएगा। अभी कमी तो मजीद नहीं है लेकिन इजाफा नहीं। वही तो मैंने कहा है अभी। नहीं, यू वर टॉकिंग अबाउट डॉलर। अच्छा मैंने पेट्रोल नहीं कहा, मैं कहना पेट्रोल चाहता था। हम क्या अपनी बातें करें? मैं कहना पेट्रोल चाहता था। माहिर मौशियात हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया पाशा साहब। पाशा साहब जब हुकूमत बदली थी तो पता ही था, बताया ही गया था कि क्या हालात हैं और बहुत ही ख़राब। इनफैक्ट मतलब हम डिफ़ॉल्ट होने के बिल्कुल नहज पे थे। बाज़ मौशी माहिरीन कहते हैं कि हम अभी भी शायद
बहुत ख़तरे में है, अल्लाह खैर करे। लेकिन इसके बाद हमने देखा डॉलर भी बढ़ा, एक्सपोर्ट्स का भी कुछ सीधा नहीं हुआ। जब हुकूमत बदली उसके बाद की हम बात कर रहे हैं, और आज की तारीख में कर्जे भी ऊपर ही जा रहे हैं। तो ये दावा कैसे किया जा सकता है कि मईशत मुस्तहकम हो रही है? अगर हुकूमत आज किसी भी मुँह से दावा कर रही है तो हम कैसे यकीन कर लें इस बात पर? रहमान रहीम, देखिए सिर्फ एक फ्रंट पर अल्लाह के फजल से हालात में कुछ बेहतरी आई है, और वो आपका तिजारती खसारा जो है वो नुमाया तौर पर कम हुआ है पिछले 3 महीने। मगर जो परेशान कुन बात है वो ये है कि आपके सनती पैदावार में कमी आ रही है। आपका जो अफराद है उसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही है। तीसरी तरफ आपके रिजर्व जो हैं वो वाज़े तौर पर गिर चुके हैं और अब तो बहुत ही निचले लेवल पर आ गए हैं। लिहाजा ये कहना कि हालात बेहतर हुए हैं, ये मैं समझता हूँ कि नामुनासिब है इस वक्त। अच्छा पाशा साहब, आलमी इदारों से पैसे मिल जाएं, कुछ कर्ज़ों की रीस्केजुलिंग हो जाए तो काम तो चल पड़ेगा, लेकिन इस महंगाई का क्या करेंगे? मतलब आम आदमी तो बिल्कुल पिसकर रह गया। तो और हुकूमत इस मामले में अभी तक क्यों नाकाम है? वज़ीर आज़म भी आज जा रहे हैं चाइना, और हम चाहते हैं कि उनका सक्सेसफुल ही ट्रिप हो हमारी खातिर, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है कि अभी तक तो नाकामी चल रहे हैं? दरअसल बात यह है कि जब आपके रिजर्व्स कम हो जाते हैं तो रुपए पर प्रेशर पड़ता है, और आपने देखा एक वक्त ऐसा भी आया था जब रुपए की कदर 240 रुपए फी डॉलर तक पहुंच गई थी। पिछले काफ़ी महीनों से बाहर की कीमतों में भी इजाफा होता रहा था, अब कुछ कम है। इसके नतीजे में अफरात ज़र आप ये देखिए कि तकरीबन 25% तक पहुंच चुका है, और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स तो 35% से भी ज़्यादा जा चुका था। लिहाजा इसकी वजह काफ़ी हद तक जो है वो बाहर जो इस वक्त दुनिया के हालात हैं ख़राब हो गए हैं, रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, सप्लाई शॉर्टेजेस हो गए हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान पर 2 चीज़ों का असर है, खुद हमारे रुपए की कदर में कमी और दूसरी तरफ बाहर कीमतों में इजाफा। लोकल, अब आप सबसे अहम बात जो है कि जो सैलाब के नतीजे में हमारे यहाँ अपने यहाँ जो सप्लाई शॉर्टेजेस होंगे, अब आप देखिए कि आटे की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। ये सब वजूहात अगर आप मिला लें तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अफरात ज़र में कमी आने के कोई इम्कानात कम से कम हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका पाशा साहब, कुछ मामलात आपने हमें समझाने की कोशिश की है, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म का दौरा चीन मौशी लिहाज से पाकिस्तान के लिए कुछ आसानियाँ लेकर आए। और आपको पता ही है मुल्क में एक अहम सियासी इवेंट चल रहा है, इमरान खान उससे नताइज हासिल करना चाहते हैं। कल मियां नवाज शरीफ ने ट्वीट किया और मुस्लिम लीग नून के कायद ने कहा कि उन्होंने शहबाज शरीफ को कह दिया है कि इमरान खान 2000 का जत्था लेकर आए या 20,000 का जत्था लेकर आए, इस फितने का कोई मुतालबा नहीं सुनना, इसे कोई फेस सेविंग नहीं देनी है। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में नवाज शरीफ ने कहा कि 10 लाख बंदे लाने का दावा करने वाला अब तक 2000 से 3000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सका। इसने एक के बाद एक इतना झूठ बोला और इतनी बेदर्दी से ढिठाई से बोला कि DGI को मजबूरन अपनी खामोशी तोड़नी पड़ी और कौम को सच बताना पड़ा। इस सच का जवाब इमरान खान इतने दिन गुजरने के बाद भी नहीं दे सका है। इमरान खान अब फेस सेविंग के लिए बेताब है, मगर मैंने शहबाज से कहा है कि इसे कोई फेस सेविंग नहीं देनी है। तो ये सारी जी उनके बीच में बातें हुई हैं, और अब हम ज़रा मज़ीद इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले वी वर टॉकिंग अबाउट द मार्च, जो कि आपको पता है ना कि दिन में स्टार्ट होती है और शाम को बिल्कुल उसका अख्ताम होता है और सारे अपने अपने घर चले जाते हैं। एक नई किस्म की जो है ये एक मार्च चल रही है। गुजरांवाला से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट राना अंसर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राना अंसर, बताइएगा, हमें तो यही पता चल रहा है कि जी सुबह मार्च होती है, शाम को फिर उसको ख़त्म कर दिया जाता है, तो क्या लोग जमा होने स्टार्ट हो गए हैं अभी से, या फिर कोई टाइम होता है जब सारे इकट्ठे होते हैं? हाँ जी हुमा, वाकई जैसे आपने कहा ये एक नई तरह का मार्च है। पहले इस तरह के मार्च जो है वो नहीं होते, मार्च आता है और गुजर जाता है। आज इस लॉन्ग मार्च का 5वां रोज़ है और लाहौर से ये सिर्फ गुजरांवाला पहुंचा है। आज का इसका जो प्लान है मार्च का वो कुछ ऐसे है। इमरान खान साहब जब लाहौर से आएंगे तो चंदा किला बाईपास जो शहर का दाखिली दरवाज़ा है वहाँ पर अपने कंटेनर पर सवार हो जाएंगे और साथ ही आगे PTI रहनुमा अली अशरफ मुगल की रहाइशगाह है, वहाँ पहला खताब होगा, वहाँ पर इस्तकबाल होगा, वहाँ से काफ़िला आगे बढ़ेगा और शेरांवाला बाग पर इस्तकबाल होगा।
ये अंदरून शहर है GT रोड, और इसी तरह आगे गोंदला वाला चौक में इमरान खान का आखिरी खिताब होगा और ये मार्च ख़त्म हो जाएगा। ये 7 या 7.5 किलोमीटर का सारा एरिया है जिसमें मार्च होगा। तकरीबन दोपहर को मार्च शुरू होता है, 1 बजे के करीब इमरान खान साहब आते हैं, उसके बाद मार्च शुरू होता है और शाम को जो ही अंधेरा होता है उसके बाद मार्च ख़त्म कर दिया जाता है। आज गुजरांवाला में सूरत हाल ये है कि अंदरून शहर GT रोड पर दुकानें, बाज़ार, कारोबारी मराकज़ इंतज़ामिया जो है वो बंद करवा रही है, और इसके साथ साथ जो स्कूल हैं GT रोड पर, प्राइवेट तालीमी इदारे और सरकारी तालीमी इदारे, उसमें कल भी छुट्टी थी और आज भी जब बच्चे आए उन्हें रात को ये बताया भी नहीं गया। जब वो आए तो उन्होंने देखा स्कूल के गेट पर ताला लगा हुआ है और वापस लौट गए। यहाँ पहले हमारा निज़ाम तालीम का क्या हाल है और मुसलसल दूसरा दिन है कि स्कूल्स बंद रखे जा रहे हैं। राना अंसर, ये बताइएगा कि इमरान खान गुजरांवाला में कहीं रुके हैं या फिर वापस ऑल द वे टू लाहौर गए हैं अपने घर रुकने के लिए, या यहीं कहीं किसी रहनुमा के घर पर रिहाइश पजीर हैं? अब्दुल्ला, ये भी लॉन्ग मार्च की क़यादत करने का एक नया स्टाइल है। इमरान खान साहब हर रोज़ लाहौर से आते हैं, मार्च की क़यादत करते हैं। जहाँ पर लॉन्ग मार्च ख़त्म होता है वहाँ से वो अपनी गाड़ी में बैठकर वापस लाहौर चले जाते हैं और अगले रोज़ दोबारा क़यादत करने के लिए उसी मकाम पर पहुँच जाते हैं। तो गुज़िश्ता रोज़ भी इमरान खान साहब गुज़िश्ता रात चंदा किला से वापस चले गए थे, आज आएँगे और क़यादत करेंगे और गोंदलावाला चौक में जब ख़त्म होगा तो वो दोबारा जो प्लान अभी तक क़यादत की तरफ से हमें दिया गया वो दोबारा लाहौर जाएँगे और अगले रोज़ आएँगे, फिर गुजरांवाला बाईपास के आगे से शुरू करेंगे। इसी तरह इमरान खान साहब जितने भी दिन मार्च में आए हैं वो वापस रात को लाहौर चले जाते हैं। यानी कि आज भी रात को वो मार्च खत्म करने के बाद अंसर लाहौर वापस जाएंगे। मतलब ये सिलसिला मैं सोच रहा हूँ कि किस पॉइंट तक चलेगा, मतलब गुजरात में भी शायद यही होगा, उसके बाद भी पता नहीं कितने शहरों में यही होता रहेगा। ऐसा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाएगा जब वो इस्लामाबाद जाया करेंगे, फिर वो करीब होगा इस्लामाबाद, फिर करीब इस्लामाबाद आ जाएगा, कुछ ऐसा ही। मतलब खैर ये तो स्पेक्युलेटिव बात है। ज़रा हम ये स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, ये लोग जो जमा हुए हैं, क्या मुनज़्ज़म कोई तरीका है, कोई जगह बनाई गई है या फिर बस इनके पीछे पीछे चलते जाते हैं? किस तरह ये मार्च होती है? मार्च ही करते चले जा रहे हैं, कहीं कोई ऐसी मुख्तस की गई है जगह जहाँ ये खिताब करते हैं? अच्छा, इसमें हुमा ऐसे है कि मार्च जब शुरू होता है इमरान खान साहब बिल्कुल एक पैदल रफ्तार से, जैसे लोग चल रहे होते हैं उस रफ्तार से उनका कंटेनर चल रहा होता है, उनके साथ साथ और कंटेनर के साथ उनके जो कारकुन हैं वो पैदल भी चल रहे होते हैं। तो इस्तकबालिया कैंप PTI के रहनुमाओं ने जो लगाए होते हैं वो पहले से मुख्तस एक जगह है, वो अपने कारकुनों को वहाँ जमा करते हैं और कहा जाता है कि यहाँ पर ख़ताब होगा। लेकिन जब इमरान खान साहब आते हैं हमने देखा है कि वो बाज़ औक़ात इस्तकबालिया कैंप से पहले या जहाँ उनका दिल चाहता है लोग खड़े होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से वहीं तकरीर जो है वो अपनी कर लेते हैं, अपने कारकुनों से खिताब करते हैं। जो आपने पहले बात की कि ये मार्च आगे किस तरफ जाएगा, हमने रात मुख्तलिफ रहनुमाओं से बात की, रात पार्टी क़यादत की, इस पर काफ़ी जो है वो मुशावरत भी हुई। इन्होंने ये तय किया है कि जब मार्च जो है अभी 6 नवंबर तक का शेड्यूल जो है वो PTI क़यादत की तरफ से दे दिया गया है। वो ऐसे है कि 6 नवंबर को ये काफ़िला जेहलम शहर में होगा। जेहलम शहर में 6 नवंबर की सुबह आगाज़ होगा और इख्तिताम भी वहीं पर हो जाएगा। आगे गुजरांवाला निकल के जब वज़ीराबाद आएगा, इमरान खान साहब 3 नवंबर को जब वज़ीराबाद में क़यादत करने लॉन्ग मार्च की क़यादत करने आएंगे तो फिर वो सियालकोट की मोटरवे से लाहौर के ज़रिए आएंगे और वज़ीराबाद के करीब उतरेंगे, वहाँ से मार्च की क़यादत करेंगे और आगे गुजरात शहर का जो दाखिली पॉइंट है वहाँ पर ख़त्म होगा और उसी मोटरवे के ज़रिए वापस लाहौर चले जाएंगे। तो ये इसी तरह चल रहा है। लोग कारकुन जो है वो PTI के हर रोज़ अपने कैंपों में जमा होते हैं। जो रूट दिया जाता है वो लंबा होता है, लेकिन जो तकरीबन आधा रूट है उसका जब मार्च पहुंचता है तो उनका टाइम खत्म हो जाता है और अगले दिन के लिए कह दिया जाता है। ठीक है, लोग आ रहे हैं इनके पास, लेकिन समझ नहीं आता कि इतने लोग भी नहीं होते कि इतना आहिस्ता चला जाए। तो क्या होता है बस ये, और क्योंकि ऑलमोस्ट लाहौर से गुजरांवाला पहुंचते पहुंचते दोपहर हो जाएगी तो इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और फिर 2-4 घंटे ट्रैवल करते हैं, खत्म हो जाता है। हमें राना सर ज़रा कैमरा घुमाएं, ज़रा हम देखना चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द क्या माहौल है, इस वक्त कितने लोग हैं? आज ही मैं अपने कैमरामैन अयूब से कहूँगा ज़रा थोड़ा कैमरा दिखाए और ये माहौल, ये पहला इस्तकबालिया कैंप होगा जहाँ पर कहा गया है कि इमरान खान साहब यहाँ आकर कारकुनों से खिताब करेंगे। अयूब थोड़ा घुमा के ज़रा दिखाएं हमारे नाजरीन को कि इस वक्त इस्तकबालिया कैंप में किस तरह की सूरत हाल है, कितने लोग जमा हैं। आप देख भी रहे होंगे अब्दुल्ला हुमा, यहाँ अभी तक चंद एक लोग मतलब इक्का दुक्का जो सिर्फ देखने के लिए या ऐसे आ रहे हैं, उस तरह से मजमा जिस तरह होता है या कारकुन जमा होना शुरू होते हैं, अभी तक ऐसा माहौल नहीं है। लेकिन शायद
कारकुन भी अब इस लॉन्ग मार्च की जो टाइमिंग है, जो इसका स्टाइल है, उसको समझ चुके हैं और उन्हें पता है कि मार्च जो है वो टाइम तो हर रोज़ 10 से 11 बजे का कारकुनों को मकामी क़यादत की तरफ से दिया जाता है, लेकिन लॉन्ग मार्च जो शुरू होता है वो 1 बजे के बाद ही होता है। इसलिए शायद बिल्कुल ये आपके समझाने से भी समझ आ रही है और देखने से भी हमें पता चल रहा है कि रिलैक्स माहौल है। मतलब अपने टाइम से लोग आ जाएं और ऑफ कोर्स कुछ घंटे रहें और उसके बाद अपने अपने घरों को जाएं, तो लिहाजा वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग होंगे, लेकिन डेफिनेटली दोपहर को कुछ साइज बन ही जाता होगा। मेमल सरफराज जी बिल्कुल हमारे साथ है। मेमल बहुत बहुत शुक्रिया। मेमल बहुत सी बातें आपसे करनी है, लेकिन सबसे पहले तो यही पूछना चाहेंगे कि नवाज शरीफ साहब ने बड़ी क्लियर डायरेक्शंस शहबाज शरीफ साहब को दी हैं कि फेस सेविंग भी नहीं करने देनी इमरान खान को और बिल्कुल कोई लीवे नहीं देना उनसे, बेसिकली कोई मुज़ाकरात ना हो, कुछ भी ना हो। लेकिन ऑन शहबाज शरीफ पार्ट ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा उनके लिए अगर उन्होंने कोई महफूज रास्ता ना दिया खान साहब को, तो हुकूमत के लिए ये काफ़ी टेंशन हो सकती है, मुश्किलात बढ़ सकती हैं। जी देखिए, मेरे ख्याल में जो फेस सेविंग की बात मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं वो है इलेक्शंस की डेट, यानी जो अर्ली इलेक्शन, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरी 6 महीने से एक ही डिमांड है कि अर्ली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, तो शायद वो उस फेस सेविंग की बात कर रहे हैं। जहाँ तक मुज़ाकरात का उन्होंने कहा तो है कि नहीं होने, और वो हमने देखा कि हुकूमत ने भी पहले मुज़ाकरात की ऑफर तो की और उसके बाद हमने कमेटी का भी सुना, लेकिन चंद ही घंटों के अंदर वो सिचुएशन भी बदल गई। हो सकता है कि कहीं से प्रेशर उन पर आया कि खान साहब तो का जो एग्रेशन है वो एक इदारे की तरफ है और आप जो है मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, तो ये वजह हो सकती है। तो अभी तक देखिए मुज़ाकरात के वैसे दरवाजे बंद नहीं होते। कल इमरान खान साहब ने भी आरिफ अलवी साहब का नाम लिया कि अगर उनकी तरफ से कोई हुकूमत से मुज़ाकरात करेगा तो वो कौन होगा, तो उन्होंने सदर आरिफ अलवी साहब का नाम लिया। तो दरवाजे तो बंद नहीं होते। हुकूमत भी जो बार बार एक बात कहती है मुज़ाकरात के ऊपर, वो ये कहते हैं कि कोई सियासतदानों वाला रवैया अपनाए खान साहब। ये नहीं हो सकता कि वो हमें गालियां दिए जाएं, हमें जो है बुरा भला कहा जाए और फिर कह के मुज़ाकरात भी कर लो। तो हम इस तरीके से नहीं बैठ सकते। थोड़ी सी अगर जुबान में और रवैये में चेंज आए तो फिर कोई बात हो सकती है और एक मिडल वे जो है वो ढूंढी जा सकती है। तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात तो कभी भी सियासतदानों को, सियासी जमातों को टेंशन यही है ना मेमल कि वो मुज़ाकरात सियासतदानों से नहीं करना चाहते, वो अभी भी एस्टैब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करना चाहते हैं। फिर एक तरफ वो कहते हैं मैं सिविल सुप्रीमेसी की जंग लड़ रहा हूँ, हम कोई भेड़ बकरियाँ नहीं हैं, आवाम की राय का एहतराम किया जाना चाहिए। फिर कल अचानक से इंटरव्यू में कहते हैं कि लगा दें माशाल्लाह, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब हम जैसों को तो शॉक पहुँच गया था जब ये हमने सुना कि वो कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब उन्हें फ़र्क पड़ना चाहिए अगर खुदा न खास्ता इस मुल्क में मार्शल लॉ लगता है। तो ये कन्फ्यूजन उनका वोटर सपोर्टर या उनका फ़ैन क्लब नहीं समझ पाता और ये इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा, या आपको लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बबल अब बर्स्ट हो रहा है और शायद लोगों को इदराक हो रहा है कि सब ठीक नहीं है? पहली चीज तो ये कि हमें बिल्कुल समझना चाहिए कि ये कोई सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए नहीं हो रहा। ये कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव नहीं है, ये सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस खत्म करने की बात नहीं हो रही। यहाँ पर तो एक्चुअली एक गैर आईनी बात जिसको पीटीआई जस्टिफाई कर रही है और उसको आईनी कह रही है कि ये एस्टैब्लिशमेंट बीच में मुदाखलत करके एक जो आईनी हुकूमत है उसे कहे कि इलेक्शंस कॉल करे, उनके ऊपर प्रेशर डाले या जिस तरीके से भी राह हमवार करे, ये एक गैर आईनी डिमांड है। लेकिन पीटीआई कहती है कि ये आईनी डिमांड है उनके नजदीक। तो आप समझ लीजिए कि देख लीजिए कि ये कोई सिविलियन बालादस्ती की बात यहाँ पर नहीं हो रही। वो सिर्फ अर्ली इलेक्शंस चाहते हैं और अर्ली इलेक्शंस भी इस वक्त जो लॉन्ग मार्च निकालने का उसका बहुत ज्यादा कुछ लेना देना जो है वो एक अहम तैनाती के साथ है। अगर आपको अर्ली इलेक्शन चाहिए और आपकी पीक पे पॉपुलैरिटी है, कोई डाउट नहीं कर रहा है इस चीज को, तो अगर अगस्त में जब आईनी मुद्दत खत्म होती है इस हुकूमत की तो वो 2-4 महीने का ही डिफरेंस आएगा ना। अगर अभी भी इलेक्शंस कॉल हो जाए तो वो फरवरी, मार्च, अप्रैल में इस तरह ही जाकर इलेक्शंस अगर होने हैं तो आप अगस्त तक वेट कर लें। वजह क्या है कि जो इतना ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, ये वजह यही है। बात अब्दुल्ला जो आपने ये मार्शल लॉ वाली बात की बहुत अहम है। देखिए कोई भी सियासी जमात ये नहीं कहेगी कि लगा दे मार्शल लॉ। ये कोई भी सिविलियन बालादस्ती के लिए जो लीडर जो है जो लड़ते हैं इस चीज के या जो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव होता है, कोई भी मार्शल लॉ को इस तरीके से वेलकम नहीं करता, ना करना चाहिए। जिन्होंने माजी में किया है को वेलकम, उसके ऊपर जो है कंडेमनेशन भी हुई है कि ये नहीं कोई करते जमहूरी लीडर। तो ये जो चीज है पता नहीं
बिल्कुल, लेकिन आप इसका मतलब आप इसका एंड रिजल्ट क्या देखती हैं? अब ऑब्वियसली एक इलेक्शंस की ये डेट, इंतखाबात की तारीख तो मांगना चाह रहे हैं, जो कि नहीं लग रहा है कि इनको मिलेगी, तो इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? मतलब आपको लगता है कि इसमें खान साहब की मकबूलियत को कोई डेंट पड़ सकता है कि जी हम सारे निकले थे साथ आपके, लेकिन हुआ कुछ नहीं इन दी एंड? व्हाट डू यू फोरसी हैपनिंग? नहीं, देखिए, मकबूलियत, अगर आप इलेक्टोरल मकबूलियत की बात करेंगे, जब इलेक्शंस होंगे तो उस दिन उनको वोट, मेरा नहीं ख्याल अभी जो है इस चीज़ से कोई डेंट पड़ेगा। अगर इससे कुछ नहीं भी निकले, आपको पता है कि पीटीआई जो है वो नैरेटिव बनाने में या स्पिन देने में बहुत ज़्यादा उनको वो माहिर है इस चीज के अंदर, तो वो उसकी कोई भी जस्टिफिकेशन दे देंगे कि हमने ये अचीव कर लिया, ये अचीव कर लिया, वो बता सकते हैं। वो बेशक साइफर का एक फॉल्स नैरेटिव हो, झूठ पे मबनी चीजें हो, बयानी हो, वो बना लेते हैं, वो बात नहीं है। लेकिन जो उनके लिए अहम है, वो हमें मालूम है कि ये तारीखें कुछ जो है बहुत ज्यादा अहम है, लेकिन शायद ये उनको पता नहीं मिल सकती है कि नहीं, वो बात तो वाकई वो उधर ही करना चाह रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही करना चाह रहे हैं। लेकिन हमने देखा है कि इस वक्त जरा आमना सामना, सिर्फ जो एक खतरा बहुत बड़ा है, जो कि कल इमरान खान साहब ने फिर अपनी ट्वीट के अंदर भी वो खतरे का जाहिर किया और एक तरह से आप कह लें कि वो वार्निंग या थ्रेट दी, और वो भी प्रेशर बिल्ड करने के लिए ही है, ब्लड शेड की। क्योंकि देखिए, वायलेंस कोई नहीं चाहता, क्योंकि वायलेंस के जो रिजल्ट्स होते हैं वो फिर जो है जमहूरियत उसकी लपेट के अंदर आ जाती है। तो ये जो चीजें हैं, वो जो एक धमकी दे रहे हैं, मेरे ख्याल में वो हुकूमत को नहीं दे रहे हैं, वो वाले भी वो प्रेशर जहां पर वो चाहते हैं कि जो अपना एक गैर आईनी इकदाम ले, यानी कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज करे और वो किरदार अदा करे जिससे वो दूर रहना चाह रहे हैं ए पॉलिटिकल होकर, वो बार बार उनको बावर करा रहे हैं कि नहीं, आपको ही आना पड़ेगा और आप ही प्रेशर डालें और आप ही ये चीजें करें, वरना ये खतरा भी है। तो ये देखते हैं कि होता क्या, कि अभी इस्लामाबाद के अंदर किस तरह जाते हैं, हुकूमत भी आप देखिए दे नॉट कमिंग डाउन स्लो इन द सेंस, वो भी नहीं बैकफुट पे जा रही इस वक्त, हुकूमत भी बड़ी कॉन्फिडेंट है। और दूसरी तरफ इमरान खान भी आपको पता है अपना लॉन्ग मार्च एक्सटेंड ही करते चले जा रहे हैं। वंडर वो किसको टाइम दे रहे हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हैं या किसी और को टाइम दे रहे हैं? हाँ, मुज़ाकरात के लिए टाइम दे रहे हैं या वो हुकूमत की तैयारियों को ज़रा उस पर ओस डालना चाहते हैं कि सारे जो नफरी इन्होंने बुलाई हुई है वो थक थक के बैठ जाएं तो फिर मैं पहुंचूं। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन सैनिटी तो यही होगी कि ये चोर रास्ते, ये रात की तारीकी में मुज़ाकरात, दिन में गाली देने वाला जो सिलसिला है ना, जो हमारे DGI ने कहा था, जो कि अब बड़ा इस्टेब्लिश हो गया है, तो वो सियासतदानों से बैठ के बात करें और इलेक्शन की तारीख लेनी है तो हुकूमतों ने मिलके और हुकूमत ने मिलके और अपोजिशन ने मिलके ये फैसला करना है। इस बात की पता नहीं क्यों जिद है कि इस्टेब्लिशमेंट लेके दे तारीख। We just can hope and pray कि शायद जिद छोड़ दें और कुछ sanity इख्तियार करें। Thank you for being with us this morning। और again वही बात है कि एक शोर मचाना और एक chaos क्रिएट करना। ऑल्सो अब्दुल्ला, आपने बड़ा ही अच्छा पॉइंट आउट किया था जब हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात कर रहे थे, ये जो स्कूल रास्ते में बंद होते चले जा रहे हैं, मतलब हर एवेन्यू को आप डिसरप्ट करते जा रहे हैं। पहले ही हमारी जरा निज़ाम तालीम, हमारी एजुकेशन, हमारे एग्जैक्टली मतलब हर चीज़ को बस एक स्टॉप लगाते चले जाना। इसलिए आई एम सॉरी टू से थोड़ी सी न्यूसेंस वैल्यू ज़्यादा लग रही है, बिकॉज एंड रिजल्ट जो आप चाहते हैं शायद वो ना मिले। अब लग तो ऐसा ही रहा है कि शायद वहाँ भी अटल है आगे लोग के। अच्छा, पता है क्या मिलना चाहिए एंड रिजल्ट, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलना चाहिए। हम ये कहते हैं कि सबको मिलके बैठ के इलेक्शन की तारीख दे देनी चाहिए। अगर वो एंड रिजल्ट आप चाहते हैं, वो कुछ और चाहते हैं। अब ऑब्वियसली अगर मिलके बैठ के मुज़ाकरात कर लें तो क्या बात है? भाई आप हुकूमत से बैठ के बात करें, मुज़ाकरात करें, ज़रा अपने रवैयों में दोनों तरफ से लचक दिखाई जाए और इस बात से पीछे हटा जाए कि भाई इस्टेब्लिशमेंट हमें लेके दे या फ़ौज का क्या काम भाई इलेक्शन की तारीख लेके देने का। कानून साजियों और आगाही मुहिम्मात के बावजूद अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ देखें ना अपने इर्द गिर्द, तो हमें पता लगता है कि हमारे जो डिफरेंटली एबल्ड अफराद हैं उनको बराबरी के मौक़े फराहम करने के लिए कुछ खातिर खा नहीं किया जा रहा। जो हालात पहले थे वही हालात शायद आज हैं, लेकिन इसके बावजूद बाज़ डिफरेंटली एबल्ड अफराद हैं जो हर मैदान में कामयाबी हासिल कर रहे हैं और अपने बलबूते पे, अपने फैमिली की सपोर्ट से, अपनी विल पावर से कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। और इसकी ताज़ा मिसाल हैं पेशावर यूनिवर्सिटी की तालबा तनाउश माहीन, जिन्होंने अपनी माजूरी को अपनी ताकत बनाया और मास्टर्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और तनाउश हैं आज जियो पाकिस्तान की मेहमान। तनाउश, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और हम साथ साथ आपकी वीडियो चला रहे हैं और कमेंडेबल, मतलब एक ज़बरदस्त किस्म की आपकी एफर्ट भी है, बड़ी आप अकम्पलिश्ड हैं और नाम भी बड़ा आपका मुख्तलिफ है तनाउश, क्योंकि पहले हमने सुना नहीं। तो बताइएगा कि ये जज्बा जो है कि डिस्पाइट ऑल ऑड्स मैंने तो अपना मास्टर्स जो है कंप्लीट करना, ये कहाँ से आया जज्बा?
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनाउश माहीन है और मैं पेशावर यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर कर लिया अभी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड मेडल ले लिया। और इसके पीछे मेरे माँ बाप का बहुत ज़्यादा रोल है। उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरे टीचर्स का भी रोल है इसमें, क्योंकि उन लोगों ने भी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। और आपके माँ बाप का रोल तो हमने देखा है। आपके अब्बू अभी पीछे आए थे ना, शायद आपका गोल्ड मेडल ऊपर कर रहे थे, तो आई एम श्योर ही मस्ट बी रियली प्राउड और उनको बड़ा फ़ख्र है और सर्टनली फ़ख्र होना भी चाहिए। और अब कंटिन्यू कीजिएगा कि मुश्किल था किन सब्जेक्ट्स में आपने मास्टर्स किया और गोल्ड मेडल हासिल किया, और कभी कोई चैलेंजिंग मूवमेंट या कभी कोई मुश्किल लम्हा आपको लगा कि हाँ ज़रा जिस वक्त इंसान को लगता है ना कि आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है? हाँ, मैंने लाइब्रेरी साइंस में मास्टर कर लिया और उसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। स्टार्ट में मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात थे, जिस मुश्किलात से मैं आ गई ना फेस करके। तो मैं ये कहना चाहूँगी ना कि नहीं अच्छा चले, कुछ नहीं होता, आप अपना टाइम लें बेशक। और साथ साथ हमें ये भी बताएं कि आपके पेरेंट्स जो हैं, आपकी वालदा, आपके वालिद साहब, वो आपके साथ साथ ही, क्योंकि आपको तो मदद भी चाहिए होती होगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका भी मास्टर्स आपके साथ ही हो गया होगा। क्या वो तो अच्छा, आप ये बताएं कि आप जाती थी यूनिवर्सिटी रोज़ाना या हफ्ते में 2-4 दिन जाती थी, क्या होता था सिलसिला, या आपने प्राइवेटली किया है ये मास्टर्स? मैं यूनिवर्सिटी रेगुलर जाती थी और मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, लेकिन मैं इसके बावजूद भी मुसलसल जाती थी, रेगुलर जाती थी। मैंने टीचर्स कभी कभार मैं छुट्टी कर लेती थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं रेगुलर, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट जो था वो 3rd फ्लोर पर था, एलिवेटर भी नहीं था, मैं स्टेयर से चढ़ कर जाती थी। मेरे लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, लेकिन मेरे दोस्त उन लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, फ्रेंड्स वगैरह ने। तो आप मुझे बताएं तनाउश, किसी दोस्त का नाम लेना चाहेंगी यहाँ पे? क्योंकि हम यहाँ तस्वीरें देख रहे हैं कि आपके साथ बहुत से और स्टूडेंट्स भी हैं और यकीनन आपकी सहेलियाँ भी बनी होंगी। हाँ, डिपार्टमेंट में मेरे दोस्त थे, 2-3 लड़कियाँ थी। उसका नाम एक सुमैया था, समरीन था, हीरा था और एक कुलसुम। इन लोगों ने मेरे बहुत ज़्यादा ख्याल रखा और मैं उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ दिल से। अल्लाह उन लोगों को भी कामयाब करे और जिस तरह आज मैं हुई हूँ, अल्लाह करे कि ये खुशी उन लोगों को भी मिले। आमीन। इतनी अच्छी आपकी सोच है कि आप अपनी खुशी में अपनी सहेलियों को भी याद रख रही हैं, क्योंकि उन्होंने आपका साथ दिया और आपकी मदद की। ये बहुत ही खूबसूरत आपने बात की है। ये बताइएगा कि अब एक मास्टर्स तो हो गया और गोल्ड मेडल भी मिल गया। गोल्ड मेडल का एक शौक भी होता है, कहीं आगे और भी मास्टर्स करने हैं आपने, बस इतना ही? अभी तो सोच है भी, क्योंकि मैं आगे भी बढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ अपने डिसेबल्स के लिए, अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, ताकि मैं जो भी हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ कर लूँ, मेरा नाम रोशन हो जाए, मेरे माँ बाप का नाम रोशन हो जाए। अरे आपके माँ बाप का नाम रोशन हो गया है माशाल्लाह, अभी भी ऑलरेडी आपके माँ बाप का नाम रोशन किया है आपने, सो आपने बहुत कुछ कर लिया है। लेकिन अगर आप और करना चाहती हैं तो उसके लिए ढेर सारी नेक तमन्नाएं। कोई जॉब वगैरह अभी करने का इरादा है या मज़ीद पढ़ेंगी? क्यों नहीं, मेरा तो इंटरव्यूज भी होते हैं, लेकिन मैं जब भी जाती हूँ ना
तो वो पोस्ट कभी जनरल क्या होता है, कभी माइनॉरिटी क्या होता है, लेकिन डिसेबल के नहीं होते। जब भी मैं जाती हूँ तो वो फिर मुझे इस बात पे रिजेक्ट कर लेते हैं कि आप डिसेबल हो और आप डिसेबल सीट पर आ जाए ना, मतलब अप्लाई कर, लेकिन वो डिसेबल सीट आते नहीं है। मैं 1 साल से वेट कर रही हूँ ना, तो मैं जॉब करना चाहती हूँ। मतलब मैं घर में बहुत ज़्यादा बोर होती हूँ, इससे घर में बैठे बैठे मेरे मसल्स स्टिफ हो गए हैं। जब मैं बाहर जाती थी, मैं यूनिवर्सिटी जाती थी, तो मैं ये बताना चाहते हैं कि बहुत से इदारे हैं जो डिफरेंटली एबल्ड, जिसको आप डिसेबल्ड कह रही हैं, लेकिन माशाल्लाह आपकी अचीवमेंट के बाद तो हम बिल्कुल ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे, डिफरेंटली एबल्ड ही कहेंगे हम। तो बहुत से इदारे हैं जिनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और हम उनसे इस प्लेटफॉर्म से इम्प्लोर करेंगे कि प्लीज़ आप इनको नौकरी भी दें और आपका ही फ़ायदा होगा इसमें, क्योंकि जितनी लगन से इन्होंने पढ़ाई की है डेफिनेटली ये किसी इदारे के लिए भी मेरा ख्याल है एक एसेट साबित होगी। एब्सोल्युटली ऐसा ही होगा। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से पर्टिकुलरली हम गुजारिश करेंगे, इन केस दे वॉच अस, अगर कोई इत्तेफाक है ऐसा कि कोई हमें देख लें वहाँ पे, सो खैबर पख्तूनख्वा वाले जो हैं फेलोशिप का ऑल तो पता लगा है कि उन्होंने ऐलान किया है, लेकिन इनको नौकरी चाहिए और ये कह चाहती हैं कि इनके अपने कोटा डिफरेंटली एबल लोगों के कोटा पे इन्हें जॉब दी जाए, तो तनाउश को ज़रूर कंसिडर किया जाए। तनाउश, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस और आपको मुबारकबाद और आपके अम्मी अब्बू को खुसूसी मुबारकबाद। जी जी प्लीज़ बताएं क्या कहना चाहते हैं। लेकिन मैं अपने KPK के हुकूमत से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे लिए जॉब का इंतज़ाम कर ले, और उसी साथ साथ मैं एक और रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी। तो मैं इलाज करना चाहती हूँ, मैं ठीक हो सकती हूँ अगर 5-6 साल तक मेरा ट्रीटमेंट हो जाए मुसलसल रेगुलर। मतलब हमारी कंडीशन ऐसे है, फिनेंशियली कम इतने ताकतवर नहीं है हम, क्योंकि मेरे 3 भाई बहन मेडिकल में है, डॉक्टर बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे लिए जी मेरे लिए फिर मैं चाहती हूँ ना कि मैं ठीक हो जाऊँ, इससे बेहतर हो जाऊँ। तो तनाउश, आप लोगों ने पता किया, आपके तो बहन भाई डॉक्टर हैं, आपका इलाज पाकिस्तान में हो सकता है? जी हो सकता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर पाकिस्तान में इतना वो नहीं है ना, मैं चाहती हूँ कि मैं आउट ऑफ कंट्री चल जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे मेरा इलाज मुमकिन हो सकता है, मैं ठीक हो सकती हूँ। अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, आप जो कह रही हैं कि डिसेबल्ड लोगों की, अब आपकी डिसेबिलिटी है क्या? मैं CP पेशेंट हूँ, लेकिन CP पेशेंट में तो स्टेजेस होते हैं ना, जो मैं मतलब अब आप लोगों को पता होगा कि कुछ लोग CP के पेशेंट बेड पर लेटे होते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, ना चल सकते हैं, ना बैठ सकते, ना खा सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं चल भी सकती हूँ, काफ़ी मतलब एवरीथिंग मैं कर सकती हूँ, सब कुछ मैं कर सकती हूँ। बस सिर्फ बाहर के मतलब मेरे लिए सिर्फ बाहर का इशू होता है कि मैं बाहर अकेले नहीं जा सकती ना, मुझे फिर सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आपके इलाज का तखमीना आपने किसी डॉक्टर से लगवाया कि आपका पेशावर में इलाज हो सकता है, आपका कराची में इलाज हो सकता है, आपके इलाज पे कितना खर्च आएगा? देखिए, मैंने बचपन से लेकर आज तक मैं इलाज करते आई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा हद तक मैं ठीक हो गई हूँ, लेकिन आगे की हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि घर के मसले मसाइल होते हैं ना। जी बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ ना कि अगर मेरे लिए 5-6 साल तक एक्सरसाइज या फिर फिजियोथेरेपिस्ट रख दिया जाए किसी बड़े हॉस्पिटल में, या RMI हो या फिर ऐसे कई हॉस्पिटल है, अगर मेरा उसमें कोई वो होगा हो जाए तो फिर अच्छा होगा। यानी आपको 5-6 साल के लिए कंसिस्टेंट आपको ट्रीटमेंट और थेरेपी आपको चाहिए। और माशाल्लाह आप कह रही हैं कि मैं काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी, माशाल्लाह मेरा ख्याल है कि बहुत 80-90 हद तक आप ठीक हो चुकी हैं। जिसका दिमाग उस तरह चल रहा हो, जिस तरह आप हमसे बातें कर रही हैं, जिस तरह आपने गोल्ड मेडल लिया है, तो थोड़ी सी ही आपको ट्रीटमेंट की और ज़रूरत होगी। बहुत से लोग हमारा शो देखते हैं और देख रहे हैं, अगर किसी तरीके से मदद कर सकते हैं, इवन बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन
कि कहाँ इनका कंसिस्टेंट इलाज हो सकता है। हुकूमत पाकिस्तान देख रही है, केपी की हुकूमत देख रही है, तो इनकी मदद, शी इज़ a deserving one, I would say. मतलब deserving one। और तनाउश के लिए हम कहेंगे कि अगर फिजियोथेरेपिस्ट कोई अरेंज कर सके पेशावर में इनके लिए, जो घर आके इन्हें ट्रेनिंग दे सके, फिजियो करा सके, या इनके लिए, और जब ये इस काबिल हो जाएं कि रोज़ाना जा सकें अस्पताल, तो वहाँ मेरा ख्याल है ये तो बड़ा आसान काम है, ये तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन फिजियोथेरेपी इज़ एक्सपेंसिव, उसको आप हर रोज़ नहीं अफोर्ड कर सकते। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं कि मदद की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। सॉरी, हम आपकी आवाज़ बन गए। आप समझें कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हल इसका ज़रूर निकलेगा। एंड वी आर गोइंग टू इम्प्लोर द हेल्थ मिनिस्टर्स, केपी के भी और वफाकी वज़ीर सेहत को भी हम कहेंगे कि दीज आर आप देख लें कोई अपने सूबाई वज़ारत तालीम से रब्ता करें। जी तनाउश बताएं, कुछ कह रही हैं। बिल्कुल, ये ऐसी चीज़ है जिसको अगर बाहर का वो नहीं हो कर सकते, अगर वो मुझे बाहर नहीं लेके जा सकते, तो फिर पाकिस्तान में भी वो करवा सकते हैं मेरे लिए कुछ। तो फिर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे कि मेरे लिए कुछ किया जाए। और मैं अपने एक यूनिकली एबल के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ कि वो इन तकलीफ़ों से ना गुजरे जो मैं जिन तकलीफों से मैं गुजर कर आई हूं। आपके इरादे बड़े नेक है तनाउश, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेगा। देखिए आज आप इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, पूरे पाकिस्तान ने आपकी आवाज़ सुनी है, हम आपकी आवाज़ में हम आवाज़ हो रहे हैं, और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन तमाम लोगों से जो सिर्फ फिजियोथेरेपी में तनाउश की मदद कर सकें। इन्हें 5-6 साल मुसलसल फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, ये बहुत बेहतर हो सकती हैं। प्लीज़ ये काम कर दीजिए और ये काम में मदद कीजिए। कोई भी कर सकता है, सरकार हो, प्राइवेटली हो। बहुत मुबारक हो एक दफ़ा फिर। और ये नाम भी ऐसा है तनाउश कि अब आप भूलेंगे नहीं और याद रहेगा। इतनी अकम्पलिश्ड है एंड शी जस्ट नीड्स लिटिल असिस्टेंस, जो कि मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में इनको मिल जाएगी। और एक मैच होना है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का, और अगर बांग्लादेश उसमें हार जाता है, इंडिया जीत जाता है, विच इज़ मोस्ट लाइकली, तो फिर हमारा फेट तकरीबन सील हो जाएगा इस टूर्नामेंट में। और हमारा मैच है कल गालिबन साउथ अफ्रीका के साथ, और उसके लिए आज तो कोई जुमेरात को उसके लिए आज तो कोई प्रैक्टिस नहीं है, बस मैच से पहले ही की जाएगी जो भी प्रैक्टिस है। ठीक। अच्छा, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या हमारे कुछ फिटनेस के इश्यूज चल रहे हैं? हम हर पहलू से देख रहे हैं ना कि हमारे साथ हुआ क्या है, तो फिटनेस की एक बात हो रही है। और आपको पता है कि कल शाहीन शाह अफरीदी ने ये भी एडमिट कर लिया है कि अभी वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं टू कोशिश अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो नहीं है। तो चूंकि हम फिटनेस की बात ही कर रहे हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद हमारे साथ हैं। आकिब, आप बताइएगा कि बिल्कुल दो टोक बात पहले हो जाए कि पाकिस्तान टीम में खेलने वाले सभी खिलाड़ी क्या आपको मुकम्मल फिट नजर आ रहे हैं? देखिए, जब से ये टीम वर्ल्ड कप की अनाउंस हुई है तो फिटनेस को लेके प्रॉब्लम तो चल रही हैं। जैसे शाहीन की प्रॉब्लम थी, फिर फ़खर, फिर उस्मान कादिर, और उससे बड़ी जो प्रॉब्लम नज़र आ रही थी वो टीम की सिलेक्शन जिस तरह से की गई। मिडल ऑर्डर में कोई इस तरह का बैट्समैन नहीं है कि जो ऑस्ट्रेलिया जैसी पेस बाउंस जैसी पिचेस के ऊपर वो एक टेक्निकल इनिंग खेल सके। आई थिंक ओवरऑल ये कोई जर्नी पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की कोई स्मूथ नज़र नहीं आ रही। और होपफुली के जो फिटनेस के मसाइल हैं फॉर गुड इनको ठीक कर लिया जाए और अनफिट खिलाड़ियों को ना फोर्स किया जाए कि वो खेलें, अदरवाइज़ उनके करियर दाव पे लग सकते हैं। अक भाई, एक और ख़बर सामने आ रही थी, तुमने सोचा आपसे पूछ ही लें कि एक टेस्ट मैच की बात हो रही है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। मेरी बड़ी रिजर्वेशन है बिकॉज फॉर मी इट इज़ नॉट येट बिलीवेबल, बट अगर हो जाता है तो बड़ी ज़बरदस्त खबर होगी भाई। नहीं तो ये होगा कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ जा रहा है? देखिए, इंडिया और पाकिस्तान जहाँ भी खेले वो तो बिगेस्ट न्यूज़ होती है क्रिकेटिंग सर्किट्स में, और बहुत साल हो गए, इतने साल गुजरते नहीं होते माजी में। अगर आप देखें तो 7-8 साल चलते हैं, फिर अपने इवन के इंडिया पाकिस्तान आती है, पाकिस्तान इंडिया जाता है, टूर्स होते हैं, बायलैटरल सीरीज़ होती हैं। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम के जस्ट मूव ऑन, लीव इट, अपनी सियासत खेलते रहे, अपनी गेम को भी चलने दें। लोग खुश होते हैं, दुनिया इनको दोनों को खेलता हुआ देखना चाहती है। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड साइन, और मज़ीद मैचेस भी अरेंज करें, अमेरिका में खेलें, इंग्लैंड में खेलें। पूरी दुनिया इंतज़ार करती है पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस का।
राइट, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो लिहाजा लेट्स सी कि अब ये होता है कि नहीं होता, दैट रिमेन्स टू बी सीन। आज जल्दी से आपको बता दें, इस वक्त खेल रहा है अफगानिस्तान और श्रीलंका। अफगानिस्तान इज बैटिंग फर्स्ट और साथ ही लेटर इन द डे मैच होगा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का। अच्छा, अफगानिस्तान ने 144 का 145 का हदफ जो है वो दिया है। सो लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग क्रिकेट हैपनिंग। और सी यू टुमारो। अब्दुल्ला, कल मिलेंगे आप।